राजस्थान का एकीकरण 1947 से 1956 तक का जो टाइम पीरियड है वो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, जिसमें हम राजस्थान के एकीकरण की परिस्थितियां, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और राजस्थान के जो गठन के प्रारंभिक प्रयास हुए थे, उस समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और साथ में किन किन संगठनों ने क्या प्रयास किए, उन सभी प्रयासों के ऊपर हम क्या डालेंगे, एक दृष्टि डालेंगे। इसके अलावा हम राजस्थान की रियासतों की प्रमुख समस्याएं और उसके बाद में हम सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो देखेंगे राजस्थान के जो एकीकरण के चरणों के बारे में। तो सबके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे और ये वीडियो जो कक्षा के 12 के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है, साथ में जो भी मित्र लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है ना। हर भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बिल्कुल ही अच्छी और फैक्ट के आधार पर जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। इसके अलावा जो प्रजा मंडल से संबंधित आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी मैंने क्या कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के उन्हें ज़रूर अपने जो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप उसे ज़रूर देख लें चैनल पर जाकर के। तो आज के इस वीडियो के साथ में मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी क्या हो, मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे, ताकि उन तक भी ये जानकारी प्राप्त हो। तो अब करते हैं हम इसको शुरू करते। इसके अलावा एक बताना चाहूँगा कि अगर आपने जो प्रजामंडल को हमेशा के लिए स्थायी रूप से याद करना ट्रिक के माध्यम से, तो इससे संबंधित भी वीडियो आज अपलोड हो चुका है, तो उस वीडियो को आप देख लें, ठीक है। और उस वीडियो को आपको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं या फिर चैनल पर डायरेक्ट चले जाइए, वहाँ से अभी आप देख सकते हैं। तो अब थोड़ी सी पहले परिस्थितियाँ देख लेते हैं। तो भारत एक जो लंबे समय से बड़ी गुलामी के बाद, यानी अंग्रेजों ने 1757 में जो प्लासी का युद्ध लड़ा था, उस युद्ध के बाद उन्होंने भारत में क्या की थी, आधिपत्य की शुरुआत की थी। और बहुत लंबे समय तक हम देखते हैं कि भारतीयों ने इससे आज़ाद होने के लिए 1857 में क्रांति भी की थी। उसके बाद भी भारत के हर क्षेत्र में आंदोलन हुए और फिर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हुए थे, या फिर कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन, कभी भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरीके से अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह उनके द्वारा किए गए थे। और इन सभी प्रयासों के माध्यम से और दूसरी तरफ भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने भी अपने जो घटनाओं के माध्यम से जो अंग्रेजों को क्या किया था, डराया था, उनके अंदर भय पैदा करने का काम किया था। इसके अलावा जो अंत में भारतीय जो फौज है, सेना है, उसके अंदर भी जब विरोध के स्वर उठने लगे तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को क्या करना पड़ा था, भारत छोड़ना पड़ा था। ये हम जो अध्याय संख्या 6 के अंदर इसका पूरा हम देख चुके हैं, इसके बारे में पूरी डिस्कस कर चुके हैं। तब अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया, लेकिन आज़ाद करने के साथ साथ वो भारत के क्या करके चले गए थे, टुकड़े करके चले गए। दो देश बना लिए थे, एक तो भारत बनाया था और एक पाकिस्तान। तो इसमें एक उस समय एक अधिनियम लेकर आए थे, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, जिसकी 8वीं धारा के अनुसार, 8वीं धारा के अंदर ये प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार की भारतीय जो देशी रियासतों पर से जो स्थापित सर्वोच्चता है, पुनः देशी रियासतों को क्या कर दी जाती है, हस्तांतरित कर दी जाती है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, इन सभी के प्रयासों के कारण ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीय रियासतों पर क्या स्थापित कर ली थी, सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी, उनकी विदेश नीति आदि उन्होंने अपने अंतर्गत ले ली थी। तो अब वो सर्वोच्चता है इन देशी रियासतों को क्या कर दी गई थी, वापस दे दी गई थी। अब उसका तात्पर्य क्या था, इसका अर्थ ये था कि देशी रियासतें समय इस बात का निर्णय करेगी कि वे किसी अधिराज्य यानी भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे या अपना अलग अस्तित्व रखे, यानी वो इनमें से अपना किस में रहे या फिर वो अलग रह सकती है। तो इस तरीके की बात, मतलब ये रियासतें क्या थे, रियासतें वर्तमान में हम देश कह सकते हैं। ऐसा इस स्वतंत्र देश की बात ये क्या कर रही थी, आचरण कर रही थी। यदि कोई रियासत किसी अधिराज्य में शामिल नहीं हो
तो वो अपना क्या रख सकती है, स्वतंत्र रूप से भी अपना क्या रख सकती है, अस्तित्व रख सकती है। मतलब अंग्रेज जाते जाते भारत को क्या चाहते हैं, भारत के टुकड़ों में बंट जाए और भारतीय आपस में इतना लड़े कि भारतीय लोग क्या करें, फिर से उनको बुलाएं कि भाई साहब आप आओ और हमारे यहाँ करके फिर से क्या करो, आप शांति व्यवस्था स्थापित करो। यानी अंग्रेज अपने आप से इस तरीके से करके गए थे कि वो फिर से उनको पहले एक तो धर्म के आधार पर बंटवारा किया, तो ये आपस में धर्म के आधार पर क्या करेंगे, झगड़ेंगे, और ये हुआ भी, बंटवारे के समय सांप्रदायिक समस्या हुई। इसके अलावा जो रियासतों के ऊपर से जो सर्वोच्चता हटा दी गई, उनको कह दिया आप चाहो तो भारत में रहो, आप चाहो तो पाकिस्तान में, क्योंकि अंग्रेजों को पता था रियासतें कभी भी किसी के अधीन तब तक नहीं रह सकती जब तक कि उनको बाई फोर्स, जब तक उनको मजबूर नहीं कर दिया जाए। अगर उनके ऊपर से हम स्वायत्ता हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत एक रहेगा ही नहीं देश, वो अलग अलग खंडों के अंदर क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। तो इस तरीके की स्थिति वो पैदा करके चले गए थे। और यदि ऐसा होने दिया जाता तो भारत अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता, यानी बहुत सारे देश बन जाते, भारत यहाँ नहीं होता, और भारत की जो एकता है वो क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। और भारत के जो क्रांतिकारी लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने जो देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, उनका बलिदान ही क्या चला जाता, व्यर्थ चला जाता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत सरकार ने कुछ प्रयास किए थे। भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया था, एक राजनीतिक विभाग का गठन किया। जो क्या था, भारत सरकार का जो तत्कालीन भारत सरकार जो बनी थी अंतरिम सरकार, और उसका राजनीतिक जो विभाग था को अब देशी रियासतों पर नियंत्रण रखना था। तो उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और उसकी जगह 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता के अंदर रियासती सचिवालय का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था, रियासती सचिवालय का, जिसके सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन को। अब रियासती सचिवालय सभी छोटी बड़ी रियासतों का क्या करना था, उसको विलीनीकरण करना था, या फिर उनका समूहीकरण करना, या तो पास के राज्यों में मिलाओ और या फिर उनका क्या करो, रियासतों को आपस के करके उसका क्या बनाओ, समूह बनाओ। तो ये प्रयास उनको करने थे। तो इन रियासतों का समूहीकरण एक इस प्रकार किया जाना था कि उनको देखा जाना था कि भाषा, सांस्कृतिक, भौगोलिक सीमा की दृष्टि से वो संयुक्त राज्य संगठित हो सके, उनके अंदर जो विरोध है वो विरोध नहीं उत्पन्न हो। तो ऐसी बातें इसके अंदर क्या की गई थी, रखी गई थी। तो पहले थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इस समय की कुछ जो भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जिस समय भारत का विभाजन किया गया था उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्या थे, कौन थे, क्लीमेट एटली। थोड़ा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखें, और बच्चों के लिए भी क्या होगा, नॉलेज उनका बढ़ेगा। और उस समय के जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो पाकिस्तान के तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो खुद क्या बने थे, वहाँ के जो वायसराय बने थे, लेकिन भारत के जो वायसराय उसको किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को ही बने रहने दिया गया था। इस समय जो भारत के अंदर कुल 500 कहीं 62 मिलता है और कहीं 65 मिलता है, तो इतनी ये रियासतें इस समय थी, है ना। और कहा जाता है कि 565 कुछ रियासतें थी, लेकिन एकीकरण के अंदर 562 ही क्या हुई थी, सम्मिलित हुई थी। और 3 रियासतें ऐसी थी जो एकीकरण में शामिल नहीं हुई थी, जैसे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अगर इनमें से बात करें कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, बिरलावारी एमपी थी। और इन सभी रियासतों के एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में क्या किस विभाग का गठन किया गया, रियासती जो सचिवालय है उस सचिवालय का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसका सचिव है वीपी मेनन को बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि जो इसमें छोटी या बड़ी रियासतों का विलीनीकरण जो किया जा रहा था, तो क्या ये इसी समय ऐसी कोई बात हुई थी या इससे पहले भी, तो कुछ थोड़ा बैकग्राउंड हम देखेंगे। तो ऐसा हम जब देखने जाते हैं तो जो 1935 का भारतीय अधिनियम लाया गया था, तो उसके अंदर एक शर्त ये थी कि जो भारतीय जो रियासतें हैं उनका क्या बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। मैंने जो अध्याय संख्या जो 6 आपको पढ़ाया था, तो 6 के अंदर जो इसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट तरीके से आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से इस जो 1935 का जो अधिनियम उसकी एक धारा थी, जिस धारा के अंदर एक क्या बनना था, संघ का गठन होता था। किसका गठन होना था, संघ का गठन होना था। लेकिन हालांकि ये चीज़ क्या थी
धरातल के ऊपर नहीं आई थी। लेकिन फिर भी इसमें एक बात जो शामिल की गई थी वो क्या था, एक अखिल भारतीय संघ का गठन होगा जो किनसे मिलकर के बनेगा, जो गवर्नरों द्वारा शासित प्रांतों या देशी रियासतों को मिला करके क्या बनाया जाएगा, एक अखिल भारतीय संघ या जिसे फेडरल कहा जाता वो बनाया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त उन्होंने रख दी थी कि इस संबंध में तब तक कोई घोषणा नहीं की जा सकती जब तक कि निर्धारित संख्या के अंदर देशी रियासतें संघ में इस संघ की स्थापना की क्या हो इच्छुक नहीं हो। तो रियासतें ऐसी कब हो सकती थी, रियासतें तो हमेशा कितनी भी छोटी सी अगर एक गांव की होते थे रियासत तो वो भी अपना क्या रखना चाहती थी, स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। तो इस तरीके से इनकी कोई इस क्षेत्र में क्या थी, रुचि नहीं हुई थी। तो इस कारण ये जो संघ था यानी जो देशी राजा थे या देशी रियासतें कह सकते हो, इनकी अरुचि के कारण जो ये अखिल भारतीय जो संघ बनने वाला था वो अस्तित्व में नहीं आया था। दूसरा प्रयास ऐसा ही हम देखने को मिलता है 1939 के, उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल होते लॉर्ड लिनलिथ, तो उन्होंने भी देशी रियासतों से ऐसा ही कहा था कि भाई आप क्या करें, मिल करके क्या बनाए, एक संघ बनाए। उन्होंने भी कहा था कि भाई देखो सारे संसार के अंदर अब क्या हो रहा है, जो प्रजातंत्र का गठन हो रहा है जगह जगह, तो आपको भी समय को पहचानना चाहिए और समय को पहचानते हुए क्या करना चाहिए, अपने रियासतों को क्या करना चाहिए, उसका समूह बना लेना चाहिए या एक दूसरे में आपको भी क्या कर देना चाहिए, विलय कर देना चाहिए। लेकिन इस बात का भी रियासतों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था, यानी जो समूहीकरण की जो बात है वो बात इससे नहीं हो पाई थी, यानी कोई भी बात ये फिर आगे नहीं बढ़ पाई थी। ऐसा ही कुछ प्रयास हम देखते हैं कि इसके बाद में जो क्रिप्स मिशन आता है, तो क्रिप्स मिशन के अंदर भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के अंदर भी जो क्या है, ऐसा ही जो एक संघ है, जो संघ बनाने का क्या किया जाता है, जो प्रावधान किया जाता। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, जो प्रावधान है वो क्या थे, अस्तित्व के अंदर नहीं आए थे, क्योंकि रियासतें इस क्षेत्र में क्या थी, कोई रुचि नहीं रखा करती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब भारतीय जो सचिवालय जो स्थापित करना जरूरी हो गया था। अगर ऐसा तुरंत समय रहते नहीं किया जाता तो फिर क्या होता, भारत है वो अलग अलग टुकड़ों के अंदर क्या हो जाता, बंट जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या था, जो एक सरकार ने क्या किया, तुरंत ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो अध्यक्षता के अंदर क्या कर दिया, इसका गठन कर दिया था। जो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन के अंदर जो था संघ था उसके जैसा ही रखा गया था, जिसमें कैबिनेट मिशन में क्या था, एक ऐसा भारतीय संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें शामिल हो और संघ के पास क्या रखे जाए, प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध और संचार का उत्तरदायित्व हो। तो इस तरीके की जो बात थी, तो वही बात यहाँ पर थोड़ी सी रखी गई थी। और इसी बात को लेकर के जो रियासतें थी उन्होंने भी कुछ, हम आगे देखेंगे जो अगला पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि वो भी क्या करेगी, कुछ रियासतें इसके माध्यम से कि भी क्या करेगी, अपना जो अस्तित्व है वो रखने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं वो अपना समूह बनाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। यानी हम देख सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन इसके बाद जो कब थी, 22 मई को 1946 को ये घोषणा की गई, छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिलकर क्या बननी चाहिए, बड़ी इकाइयाँ बना लेनी चाहिए, या फिर कोई छोटी रियासत उसको पास की बड़ी बड़ी रियासत में, या जो प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत उसमें भी क्या करना चाहिए, मिल लेना चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि सितंबर 1946 के अंदर उदयपुर राज्य में जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें भी ऐसा ही एकीकरण का क्या दिया गया था, सुझाव दिया गया था। क्या दिया गया था, उसमें एकीकरण का सुझाव दिया गया था और साथ में राज्यों से ये कहा गया था कि भाई आप आपसी वैमनस्य छोड़ करके क्या करो, एकीकरण के लिए आप क्या हो, समूह बनाओ। लेकिन जब देखा कि ये राजा लोग आपसी वैमनस्य नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इनके आपसी वैमनस्य को देखते हुए ये निर्णय लग गया या कहने लग गया कि ये जब संघीय सरकार को लगने लग गया कि राजा खुद कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, और ये भी अनुभव होने लगा कि अब अगर इसकी संघ की गठन का केंद्र सरकार प्रयास नहीं करेगी तो देश बहुत बड़े टुकड़ों में बंट जाएगा अलग अलग। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 16 दिसंबर 1947 को क्या की थी, ये घोषणा की थी कि
तब क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 16 दिसंबर 1947 को उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान की भी, हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे ना तो इनकी देखेंगे कि राजस्थान की भी सभी छोटी बड़ी जो रियासतें उनको मिला करके क्या बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा, एक संघ का निर्माण किया जाएगा। थोड़ा हम यहाँ देखते हैं कि जो संघ की बात हो गई थी, उसके बाद इस संघ का जो नाम आज हम राजस्थान के नाम से जानते, क्या ऐसा पहले था? तो हम देखते हैं बिल्कुल नहीं था। ऐसा कभी भी पहले अस्तित्व के अंदर नहीं रहा था। इस भूमि के लिए अलग अलग नामकरणों का प्रयोग में लिया जाता था। किसी को मेवाड़, किसी को मारवाड़, है ना, किसी को ढूंढाड़, वांगड़, ऐसे अलग अलग नामों से इस क्षेत्र को जाना जाता था। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति तो हम देखते हैं जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए क्या किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ क्या होता है, राजपूतों की भूमि होता है। इसके अलावा बाद में एक जिसे राजस्थानी इतिहास का जनक कहा जाता है, अपने कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने इस क्षेत्र का नाम क्या रखा था, रायथान या रजवाड़ा, या जिसको राजस्थान कहा जाए, ऐसा नाम इन्होंने रखा था। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी 1829 में, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। तो इस तरीके से कहा जाता है कि ऐसा नामकरण यहाँ पर रखा गया था। इसके बाद हम जब देखते हैं कि जब कुछ ऐसे पत्र मिलते हैं, जब जोधपुर के महाराजा जयपुर के महाराजा को मराठों के आक्रमण से बचने के लिए कि भाई उनकी लूट खसोट होती है, उनमें सहायता के लिए लिखते हैं, तब भी वो इसमें राजस्थान शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी लोगों के कहीं न कहीं जहन के अंदर क्या था, राजस्थान जो शब्द है उसकी अभिव्यक्ति हो चुकी थी। तो आज़ादी के बाद इसका नामकरण क्या कर दिया जाता है, राजस्थान रख दिया जाता है।